नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो जितना साहसिक है उतना ही दर्दनाक भी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन पवन की। जाफना की परछाइयों में लड़ी गई एक ऐसी जंग जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये कूटनीति, इंटेलिजेंस के फेलियर और अदम्य मानवीय साहस की एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। साल 1987, अक्टूबर का महीना और रात के बज रहे हैं 2। श्रीलंका का जफना शहर, एक ऐसा शहर जो कभी अपनी रौनक के लिए जाना जाता था, आज पूरी तरह से खामोश था। लेकिन यकीन मानिए, ये वो खामोशी थी जो किसी बहुत बड़े तूफान से पहले आती है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ट्रकों में इंतजार कर रही थी। सबके हथियार तैयार थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। लेकिन इस पूरी तैयारी में एक बहुत बड़ा पेंच था। उनके हाथों में जो नक्शा था ना, वो नक्शा ही गलत था। और उस वक्त किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में ये एक गलत नक्शा कितनी ही जिंदगियों को तबाह करने वाला है। भाग 1, एक नाजुक शांति समझौता। आइए सबसे पहले उस माहौल और समझौते को समझते हैं जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत जमीन पर जाकर एक बुरे सपने में बदल गई। हुआ यूं था कि जुलाई 1987 में एक ऐतिहासिक राजीव जयवर्धने समझौता साइन किया गया। मकसद बहुत साफ था। श्रीलंका में सालों से जो तमिल सिल्ही संघर्ष चल रहा था, उसे हमेशा के लिए खत्म करना। तय ये हुआ कि LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम अपने हथियार डाल देगा। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों के भीतर बाजी पलट गई। LTTE के चीफ वेलुपिल्ले प्रभाकरण ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। और फिर अक्टूबर 1987 में हालात ऐसे बने कि भारतीय सेना को सीधे LTTE के गढ़ यानी जाफना पर कंट्रोल करने का ऑर्डर दे दिया गया। यहीं एंट्री होती है IPKF की, यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। अब जरा सोचिए, इसके तो नाम में ही पीस यानी शांति है ना। भारत के लिए ये एक शांति दूत जैसी भूमिका थी। ये एक ऐसी फोर्स थी जिसे सिर्फ और सिर्फ निशस्त्रीकरण की मॉनिटरिंग करनी थी। लेकिन असलियत में हुआ क्या? वो टुकड़ी जो शांति का झंडा लेकर गई थी, वो अचानक खुद को एक भयंकर फुल स्केल वॉर के बीच फंसी हुई पाती है। ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। भाग 2, जाफना का जाल। ये 11 अक्टूबर 1987 की वो मनहूस रात थी जब पलक झपकते ही पूरी तस्वीर बदल गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। हमारी 10 पैरा और 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के कमांडोज को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि जाफना यूनिवर्सिटी के पास LTTE के बड़े कमांडर्स की कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है। प्लान ये था कि अगर उन्हें वहीं पकड़ लिया जाए तो ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन वो रिपोर्ट 100% गलत थी। जमीनी हकीकत रोंगटे खड़े करने वाली थी। असल में LTTE को उनके आने की भनक पहले ही लग चुकी थी। उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा मौत का जाल बिछा रखा था। पक्के बंकर बने हुए थे, हर तरफ स्नाइपर तैनात थे। और जैसे ही हमारे पैरा कमांडोज हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, वो सीधे उस बिछे हुए जाल में जा गिरे। भाग 3, क्रूर शहरी युद्ध, जिसे बाद में दुनिया ने जाफना यूनिवर्सिटी बैटल के नाम से जाना। अर्बन कॉम्बैट यानी किसी शहर की तंग गलियों में लड़ना, ये कोई मजाक नहीं है। और जाफना में तो चुनौतियां अपने चरम पर थीं। गलियां इतनी तंग थीं, दुश्मन ने चप्पे चप्पे पर सुरंगें खोदी हुई थीं और छतों पर स्नाइपर्स घात लगाए बैठे थे। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? आम नागरिकों और LTTE के लड़ाकों के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन सा था। और इस सबके बीच याद रखिए, हमारे जवानों के पास जो नक्शा था वो उन्हें कदम कदम पर गुमराह कर रहा था। वो एक ऐसी अनजान जमीन पर लड़ रहे थे जिसे दुश्मन अपने घर के आंगन की तरह जानता था। इस पूरे ऑपरेशन का एक बहुत ही गहरा मानवीय पहलू भी है। जरा उन जवानों के नजरिए से सोचिए। एक तरफ शायद तमिलनाडु के किसी गांव का लड़का था जिसे वहां की गलियों की आवाजें और भाषा थोड़ी जानी पहचानी लग रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब का एक जवान था जिसने शायद जिंदगी में कभी समंदर भी नहीं देखा था, और आज वो एक बिल्कुल ही अजनबी टापू पर लड़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। वे बस आगे बढ़ते रहे, अपने घायल और शहीद साथियों को कंधों पर उठाते रहे, क्योंकि पीछे हटना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। भाग 4, भू राजनीतिक झटके और भारत की कूटनीतिक साख का सवाल। उस वक्त दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों के माथे पर पसीना था। उनके सामने एक बहुत ही भयानक सवाल था।
क्या हो अगर ये ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो जाए? क्या वो शांति समझौता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? सबसे बड़ा डर तो ये था कि अगर एलटीटी जीत जाती तो पूरे दक्षिण एशिया में बहुत गलत मैसेज जाता। मैसेज ये कि भारत की ताकत को चुनौती दी जा सकती है। अब ये महज एक शहर की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये सीधे सीधे भारत की रीजनल डिप्लोमेसी और रणनीतिक साख का सवाल बन चुकी थी। तो इस साख को बचाने के लिए दिल्ली ने क्या किया? पैकआउट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने पूरे दमखम के साथ पलटवार किया। आईपीकेएस को सपोर्ट करने के लिए तुरंत भारी संख्या में रीइंफोर्समेंट्स भेजे गए। ऊपर आसमान से हमारी वायुसेना ने जबरदस्त कवर फायर दिया और समंदर में नौसेना ने तटों की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। मतलब एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर को टालने के लिए पूरी की पूरी सैन्य ताकत झोंक दी गई। और आखिरकार इस भारी डिप्लॉयमेंट और लगातार हमलों के बाद 25 अक्टूबर 1987 को आईपीकेएफ ने जाफना पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से स्थापित कर लिया। लेकिन ठहरिए, ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। सच कहूं तो ये एक बहुत ही लंबी, थका देने वाली और खून से सनी सैन्य मुहिम की बस शुरुआत भर थी। असली संघर्ष का दौर तो अब जाकर शुरू हुआ था। भाग 5। उस गलत नक्शे की विरासत, अपार शहादत और उससे मिले कड़वे सबक। 1200 से ज्यादा, ये महज कोई नंबर नहीं है। ये उन वीर भारतीय जवानों की शहादत का आंकड़ा है जिन्होंने 1987 से 1990 के बीच इस अनजान जमीन पर अपनी जान गंवाई। हजारों और जवान थे जो गंभीर रूप से घायल हुए, अपाहिज हुए। सोचकर रूह कांप जाती है कि उस एक गलत इंटेलिजेंस और एक गलत नक्शे की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी उन परिवारों को जो घर के दरवाजे पर अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जो ऑपरेशन पवन 1987 में शुरू हुआ था, वो अगले 3 साल तक एक क्रूर अर्बन वॉरफेयर के रूप में खिंचता ही चला गया। बात इतनी बिगड़ गई कि अंततः 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेना पड़ा और उन्होंने आईपीकेएफ को वापस बुला लिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा जानते हैं क्या है? जब ये थके हारे घायल सैनिक वापस भारत के बंदरगाहों पर उतरे तो उनका कोई हीरो वाला वेलकम नहीं हुआ, कोई जश्न नहीं था, कोई फूल नहीं बरसे। सियासत ने इस जंग को शुरू किया था और सियासत ने ही इसे एकदम खामोशी से दफन कर दिया। खैर, इतनी बड़ी शहादत यूं ही बेकार नहीं जाती। इस ऑपरेशन ने मिलिट्री हिस्ट्री को कई ऐसे गहरे सबक दिए जो आज तक याद रखे जाते हैं। आज भी दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकार और ट्रेनिंग मैनुअल जाफना ऑपरेशन को एक केस स्टडी की तरह पढ़ाते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अर्बन वॉरफेयर में सटीक इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा अहम होती है। ये अपने आप में खून से लिखा गया एक सबक है कि स्ट्रैटेजी रूम में हुई एक जरा सी चूक ग्राउंड पर कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। तो अगर हम मुड़कर देखें तो आईपीकेएफ की असली लेगेसी क्या है? एक ऐसी फौज जो गई तो शांति कायम करनी थी, लेकिन जिससे मिला एक भयंकर युद्ध। फिर भी उस गलत नक्शे, अनजान शहर और उन तमाम डरावनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने जिस अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी, वो बेमिसाल है। उनकी बहादुरी और उनका बलिदान इस त्रासदी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है, जिसे कोई भी इतिहासकार कभी झुठला नहीं सकता। आज के इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो शायद आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे। एक अकेला गलत नक्शा कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए बुझा सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये सवाल हर उस लीडर और रणनीतिकार के लिए है जिसकी एक आवाज पर युद्ध शुरू होते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने और इस इतिहास को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।